नमस्कार, मैं हूँ रेखा। डीडी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित है साहित्यकार रंगनाथ चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके विषय में हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें से पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि साहित्य की दुनिया में, साहित्य जगत में आप रंगनाथ दिवाकर के नाम से जाने जाते हैं। आपकी कई किताबें प्रकाशित हुई हैं रंगनाथ दिवाकर के नाम से, और आपने कई पदों पर रहते हुए, चूँकि आप प्रशासनिक सेवा से आप रिटायर हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा में भी आपने अपनी भूमिका दी है, आपने अपना कार्य किया है, उसके बाद भी आप सजग रहे, सक्रिय रहे साहित्य और लेखन की दुनिया में। तो बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं रंगनाथ जी। सबसे पहले तो आपका एक संक्षिप्त परिचय मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने विषय में। अमूमन कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरीके से शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई, बचपन कैसे बीता और युवावस्था का दौर कैसा रहा आपका? मेरा जन्म तो दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान ब्लॉक में एक गांव है सुल्तानपुर, वहाँ हुआ था 10 जनवरी 1959 को। और हम लोग की आरंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई थी, गांव में ही, गांव के स्कूल में ही रहे पढ़े। और जिसे फिर 9वां तक हम लोगों की शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। 10वां में हम लोग आ गए थे एमएल अकेडमी लहरियासराय दरभंगा, और वहाँ से फिर सारी शिक्षाएं एमए पीएचडी तक वहीं दरभंगा में ही हुई। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी ऑनर्स था मैं, और बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ी। एमए में टॉप किया था हिंदी में जी। थोड़ा लग रहा था कि साइंस ग्रेजुएट रहने के बाद फिर एमए में लेकिन रुचि थी, चूँकि लिखने पढ़ने की रुचि थी, इसी के कारण एमए हिंदी में एडमिशन लिया मैंने। और फिर यूनिवर्सिटी के ग्रांट्स कमीशन की एक नेट परीक्षा होती थी, उसमें उत्तीर्णता के बाद जेआरएफ मिला था मुझको। उसी के तहत हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में मिथिला का योगदान आरंभ से चंदा झा तक, उस पर पीएचडी प्राप्त की मैंने। फिर बिहार प्रशासनिक सेवा में आ गए, विभिन्न पदों पर रहे बिहार प्रशासनिक सेवा में। जी, किस तरीके से तैयारी की आपने? क्योंकि आपने बताया कि आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे, उसके बाद फिर आपने हिंदी साहित्य में रुचि दिखाई और फिर आपने हिंदी से एमए किया, फिर बिहार प्रशासनिक सेवा की तरफ कैसे रुख हुआ और कैसा था वो कार्यकाल आपका? कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा रंगनाथ जी आपको? नहीं, बिहार प्रशासनिक सेवा तो चुनौतियों से भरा है ही। उसको विभिन्न जगहों पर पहले बीडीओ में पोस्टिंग होती थी हम लोगों की, जैसे नाथनगर में रहे, भागलपुर में, तो वो सब संवेदनशील इलाका रहा है। लेकिन आपके भीतर यदि संवेदनशीलता है तब आप सभी चुनौतियों का सामना कर जाते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं हुई। और जो भी विभिन्न तरह की है, आपके भीतर रहना चाहिए कि मुझे सेवा के भाव से आए हैं, और जब यदि आप सेवा के भाव से हैं तब मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी को परेशानी होती है। आप वो करिए जो उचित है, जो करना चाहिए, जिसे करने से आपको जन सामान्य आपके प्रति कृतज्ञ भाव रखे, समझ जाइए कि आप सफल रहे हैं जी सेवा में। अपर सचिव के पद से आपने सेवानिवृत्ति? हाँ, विभिन्न पद पर रहे। अपर सचिव के रूप में सेवानिवृत्ति हुई बिहार प्रशासनिक सेवा से। पहले भी साहित्य का कार्य करते थे, लिखने पढ़ने की रुचि रही शुरू से ही, और अभी भी है। उस समय कब से ये आपको लगा रंगनाथ जी? क्योंकि प्रशासनिक सेवा अपने आप में ऐसा कहते हैं कि 2400 घंटा का अपना वो एक अलग ही काम होता है। कब आपने कलम पकड़ा कि नहीं, मुझे साहित्य में अपनी लेखनी आजमानी है, या कुछ ऐसा लिखना है जिससे समाज को एक नई दिशा मिले, एक नया मार्ग मिले? क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक भाव होता है मन में कि मुझको कुछ लिखना चाहिए, कुछ करना चाहिए लोगों के लिए। अनुभव जैसे आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, कोई घटना होती है, उस घटना पर आप कैसे सोचते हैं और दूसरे को अपने विचारों से अवगत कराना चाहते हैं,
वही भाव साहित्य सृजन की पीठिका रहती है। यह सत्य है कि आंतरिक मनोवैज्ञानिक संरचना के आधार पर ही लेखक अपना विचार, अपने लेखन करता है, यह सत्य है। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में यह भाव आता है कि मुझको कुछ लोगों को देना है, तो लिखना बहुत सी घटनाएं ऐसी मिल जाती है। जब झंझारपुर एसडीएम था तो एक घटना मुझको अभी भी याद है कि एक विडो का कोई घर नहीं बनने दे रहा था, कुछ लोग नहीं बनने दे रहे थे, तो मैंने उसको थोड़ा हेल्प किया और घर बन गया। अब देखिए उस समय की बात है और वो बिंब विधान पर मैंने एक कथा लिखी, तो इसलिए वो आप कैसे जीवन से जुड़ते हैं, जन सामान्य से कैसे जुड़ते हैं, लोग का कल्याण कैसे करते हैं, यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। रही बात चुनौतियों की, तो प्रायः दिन में तो कार्य रहता है, रातें तो अपनी हैं, रात में मेहनत करिए, पढ़िए, लिखिए, कौन रोका है, कोई नहीं रोकता है। कभी कभी 24 घंटा में होता है, रात को भी काम पड़ता था, लेकिन सामान्यतया रातों को आप फ्री रहते हैं और उसमें लिखना पढ़ना उसी मैंने किया है। एक सामान्य इंसान जो होते हैं वो आम जीवन में जो रूटीन जीवन में जो काम होता है उसे एक दैनिक घटनाक्रम समझ के भूल जाते हैं, लेकिन आपने उसे अपने कलम के माध्यम से शब्द का रूप दिया और किताबों पर उकेर दिया और इस तरीके से साहित्य के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चले गए रंगनाथ जी। चूँकि थोड़ी देर पहले हमारी जो चर्चाएं चल रही थी, आपने बताया कि आपने शोध किया है हिंदी साहित्य में और शोध का आपका जो शीर्षक रहा है वो है हिंदी साहित्य जगत में किस तरीके से मिथिला का योगदान है, उस पर आपने शोध किया है, शोध शीर्षक रहा है आपका। उसके विषय में चाहूँगी कि विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे शोध का विषय था हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में मिथिला का योगदान। सामान्यतया लोग यही समझते हैं मिथिलांचल की भाषा मैथिली है, सही है, मेरी भी मातृभाषा मैथिली ही है, तो मिथिला में हिंदी का उतना योगदान नहीं रहा होगा हिंदी के विकास में। किंतु जब शोध के क्रम में जब मैं उस क्षेत्र में उतरा तो आश्चर्यजनक ढंग से लगा कि ये तो बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिनकी भाषा जो मिथिलांचल में रची गई किंतु उसकी भाषा मैथिली नहीं है। जैसे लालच दास थे, सूरज दास थे, कृष्णदास थे, उन लोगों की जो राम जन्म और हरिचरित्र की भाषा है वो अवधि है। एक वंश परंपरा है मिथिलांचल में, थी पहले, अब तो सोन कवि, हेम कवि, लाल कवि, इन लोगों की, कृष्ण कवि, इन लोगों की भाषा मैथिली नहीं है। कंदर्पी घाट समर वर्णन में जो नाम हम लोग लेते हैं उनका, लाल कवि की, उनकी भाषा रुक्मिणी परिणय में वो मैथिली नहीं है। लेकिन जब वो कंदर्पी घाट का वर्णन करते हैं युद्ध का, तो भाषा वो मैथिली है। लेकिन जब कंदर्पी घाट समर वर्णन करते हैं तो उस समय उसमें अवधि का ओज और ब्रजी का बांकपन भी मैथिली के माधुर्य के साथ समा गया है। इस तरह की बातें हैं। और शोध के क्रम में बहुत जब हम लोग गए तो एक आश्चर्यजनक है चंदा झा, कवीश्वर चंदा झा की जो रचनाएं उन्होंने मैथिली में बहुत लिखा है, लेकिन रामायण लिखी, लेकिन हिंदी में जो जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे पुरोधा ब्रजी की वकालत कर रहे थे पद्य में, उस समय चंदा झा ने हिंदी खड़ी बोली में कविता लिखी है। इस पर बहुत लोगों को ये उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यह आश्चर्यजनक किंतु तथ्यात्मक है। तो उनका निश्चित रूप से मिथिलांचल का भी योगदान है हिंदी के भी विकास में। मैथिली उसकी मैथिली भाषा है, हम लोग की मातृभाषा मैथिली ही है, लेकिन हिंदी के विकास में मिथिलांचल के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है जी, क्योंकि हर भाषा का अपना एक योगदान होता ही है। आपकी कुछ किताबों का जिक्र करना चाहेंगे रंगनाथ जी, क्योंकि कुछ किताबें आप अपने साथ लेकर भी आए हैं, तो चाहूँगी आप उसे हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं कि क्या कुछ है उसमें, किन विषयों पर केंद्रित करके आपने इन किताबों को लिखा है, क्या कुछ है इन पुस्तकों में। जैसे
ये पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में मिथिला का योगदान। जी। तो ये जानकी प्रकाशन पटना से ही छपी है और इसमें यह मेरे शोध का जो विषय था जी, जो शोध का विषय था उस पर ही आधारित है। उसके बाद मैंने इसमें मात्र एक प्रवासी जो मैथिलों की रचनाएं हैं वह भाग जोड़ा और जो नया शोध से जो और सामने आया वो इसमें जोड़ा है। मिथिलापभ्रंश, कालिदास, इस सब पर भी इसमें चर्चा है। जी, कुछ एक और किताबें दिखाना चाहेंगे आपकी जो हैं? हाँ, किताबें तो जैसे एक है मिथिला गौरव प्रतीक कंदर्पी। ये जब मैं झंझारपुर एसडीएम था उस समय कंदर्पी घाट में एक मिथिला विजय स्तंभ बनाया था, उसी की तस्वीर है इस पर, इस पुस्तक के मुख पृष्ठ पर। और वहाँ पर इसका महत्व इसलिए भी ज़्यादा है कि यह एक आम युद्ध नहीं रहा, दो राजाओं के बीच का युद्ध नहीं रहा था। इस युद्ध में आम मैथिलों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर इस युद्ध में भाग लिया था और विजयश्री का वरण किया था। 1753 में यह युद्ध हुआ था और इसी के उपलक्ष्य माने इसी के युद्ध के संबंध में वह किताब मेरी प्रकाशित हुई। इस पर बहुत कम सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन यह गहन शोध के बाद यह किताब लिखी गई है, जिसमें 1753 में हुए युद्ध का पूरा विस्तृत वर्णन है। लाल कवि और गोपाल कवि ने इसको लिखा था। कंदर्पी घाट समर वर्णन जैसे ग्रियर्सन ने प्रकाशित कराया था, बाद में और प्रकाशित हुआ। गोपाल कवि का जो वर्णन है वो श्रीमद् खंडबला कुल विनोद में था, वो दोनों उसमें संकलित है उसमें। जी, हर साहित्यकार की अपनी एक भाषा होती है, एक विषय होता है। जैसे कहते हैं कि हर कलाकार का अपना एक सिग्नेचर स्टेप होता है, वैसे ही हर साहित्यकार का अपना एक सिग्नेचर लैंग्वेज होता है, एक अपनी सोच होती है और उसी सोच पर आधारित वो तमाम किताबें लिखते हैं। तो आपने साहित्य की दिशा में किन मुख्य बिंदुओं को अपने मन मस्तिष्क में रखा और क्या कुछ अलग हटकर आपने करने की कोशिश की? देखिए, कुछ ऐसे बिंदु हैं मिथिलांचल के इतिहास और संस्कृति में जिस पर कि मतैक्य नहीं है, आज भी नहीं है। मेरा मानना है कि आज भी नहीं है। बहुत से ऐसे बिंदु हैं, जैसे एक उदाहरण लीजिए महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के बारे में जितना मिथिलांचल का दावा है कि वो बिहार का दावा है कि वो हमारे यहाँ जन्म हुआ था उनका, उससे कम दावा उज्जैन का नहीं है, उससे कम कश्मीर का नहीं है, बंगाल का नहीं है। कविल्ठा एक रुद्रप्रयाग जिला में एक गांव है जहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जन्म हुआ था। तो एक वह जो मतैक्य जिस पर नहीं है, ऐसे बिंदु हैं, उस पर मैंने थोड़ा काम करना चाहा। और जैसे ये है महाकवि का महाप्रयाण, ये मैथिली में है ये पुस्तक। और इस पुस्तक में मैंने महाकवि कालिदास के मैथिलत्व पर पूरा काम किया है, मेहनत किया है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि महाकवि कालिदास के बारे में जितना बिहार में या मिथिलांचल में किंवदंती है, उससे कम किंवदंती श्रीलंका में नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है ये कि महाकवि कालिदास की मृत्यु श्रीलंका में हुई थी। और जब वो कुमारदास उनके एक मित्र थे जो श्रीलंका के राजा हुए, जिनको इतिहास में कुमार धातुसेना के रूप नाम से जाना जाता है, उनसे मिलने जब ये गए महाकवि कालिदास, तो उन्होंने एक द्वार खटखटाया। एक राजनर्तकी थी, उन्होंने कहा कि रात का आश्रय चाहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक समस्या पूर्ति पर सोचना है मुझको, इसलिए मैं आश्रय आज नहीं दे सकती हूँ। तो कहा कि क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा कि कमलः कमलोत्पत्ति श्रूयतु नोतु दृश्यते, कमल से कमल की उत्पत्ति सुनी जाती है पर देखी नहीं जाती। तो कालिदास के मुंह से हठात निकल गया, बाले तब मुखाम्बजे कथम इंदिवर्दयम, हे स्त्री, यदि कह रही हो कि सुनी जाती है पर देखी नहीं जाती, तब तुम्हारे मुख कमल से दो नयन कमल कैसे
उत्पन्न हो रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उनको आश्रय दिया। लेकिन रात में उस समस्या पूर्ति पर 10 सहस्र स्वर्ण मुद्रा का पारितोषिक था। तो सोचा कि पुरस्कार तो यही ले जाएंगे, तो उन्होंने उनको जहर दे करके मार दिया। तो कालिदास जब मर गए, सुबह हुई, राज दरबार में जब समस्या की पहली पंक्ति पढ़ी गई तो इन्होंने उठ करके बाले तब मुखाम्बुजे कथम इंदिवरद्वयम् पढ़ा। तो कुमारदास को संदेह हुआ कि अपने लिए कोई स्त्री बाले शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती है। तो उन्होंने कड़ाई से सख्ती से पूछताछ की। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसे ऐसे एक आदमी आए थे, पूरी घटना उन्होंने सुना दी। तो उसकी लाश को उनके घर से मंगाया गया, फिर राजकीय चिता सजाई गई। और किंवदंती है वहाँ की कि जब चिता जल उठी तो कुमारदास उसमें कूद गए, उस चिता में। और जब कुमारदास कूद गए, राजा थे, उनकी 5 रानियाँ वहाँ कूद गई। ये प्रसंग माटरा एक जगह है श्रीलंका में, वहाँ घटित हुआ था। तो कुछ लोगों ने इस पर कहा है कि नहीं, ये किंवदंती है। उस पर मैंने बहुत गंभीर अध्ययन किया। पारानविताना सब हैं जो श्रीलंका इतिहास के बड़े स्कॉलर सब हैं, उन लोगों ने कहा कि ये घटना तो सत्य है। गेगर ने भी कहा कि ये सत्य है। तो ऐसा है कि और वहाँ आज भी श्रीलंका के माट्रा शहर में कालिदास के नाम पर एक रोड है, कालिदास रोड है अभी भी। और वहाँ 7 बोधि वृक्ष लगाए गए थे। 7 आदमी मरे ना, कालिदास, कुमारदास और उनकी 5 रानियाँ, 7 बोधि वृक्ष लगाए गए थे। उसमें से अभी भी 5 जीवित है माट्रा में, माट्रा शहर में। आज वहाँ माट्रा में एक बौद्ध मूर्ति स्थापित है उस जगह पर, और वहाँ वो धार्मिक स्थल है जी। चूँकि किंवदंतियाँ जो होती है वो कहानी होती है, और जो घटनाएं होती हैं वो घटना चक्र होता है। आपने बताया कि किस तरीके से आपने पूरा गहन अध्ययन किया, शोध किया, और तब जाकर इन चीज़ों को आपने अपने किताबों में शामिल किया है। रंगनाथ जी, बहुत सारी बातें आपने बताई, किस तरीके से आपने अपनी लेखनी पर कई चीज़ों का प्रयोग किया है, कई चीज़ों को घटनाओं के माध्यम से आपने उस पर शोध किया, कई घटनाओं को, और उसे आपने किताबों में ढालने की कोशिश की है। आपने मैथिली कथा साहित्य भी लिखी है, मैथिली कथा संग्रह। तो इस पुस्तक के विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक मैथिली कथा संग्रह में भखरैत नील रंग ये पुस्तक है, ये प्रकाशित हुई थी। इसमें मेरी जो छिटपुट जो भी रचनाएं, कथा छपा प्रकाशित हुई यत्र तत्र, उनको संकलित किया था। और इस पर किरण सम्मान, एक प्रतिष्ठित सम्मान है मैथिल समाज रेखा के द्वारा, वो मुझे दिया गया था। और कथा में इसमें विभिन्न तरह की कथाएं हैं जो यत्र तत्र प्रशंसित भी हुई, पुरस्कृत भी हुई। इस कथाओं का संकलन है ये जी। जानना चाहूँगी कि साहित्य की दुनिया में कई ऐसे साहित्यकार हैं, कई ऐसे लेखक हैं, कई ऐसे चिंतक हैं जिन्हें लोग अपना आदर्श मानते हैं। आपकी बात करें, आपने किन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ा, किन्हें ज़्यादा समझा, और किनको शब्दों के माध्यम से सबसे ज़्यादा अपने करीब पाते हैं आप? बहुत जटिल प्रश्न है। पढ़ा तो बहुतों को है, लेकिन चूँकि मेरी दृष्टि शोध की तरफ अधिक रहती है, तो आप कह सकती हैं कि शोध के क्षेत्र में तो ग्रियर्सन वगैरह, ग्रियर्सन ने बहुत काम किया है, जगदीश चंद्र माथुर ने भी बहुत काम किया था। इन लोगों को अधिक सम्मान की दृष्टि से मैं देखता हूँ अभी, और उनकी रचनाएं पढ़ा हूँ। पढ़ने के लिए तो बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते हैं। बिना पढ़े जो आजकल के जो सोशल मीडिया की बात होती है ना, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग आ गए हैं, जनसंख्या उन लोगों की अधिक बढ़ गई है जो रातों रात चाहते हैं महान बन जाना। वो संभव नहीं होता है, परिश्रम करना पड़ता है, पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद चिंतन करिए, तब लिखना होता है। जी।
अच्छा, यदि हम साहित्य में महिलाओं की भूमिका की चर्चा करें, क्योंकि इतिहास काल से हम देखें तो कई ऐसे महिला साहित्यकार हैं जिन्होंने शब्दों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की बात हो या फिर वर्तमान साहित्य की यदि हम बात करें। हर काल ऐसा रहा है जहाँ महिला साहित्यकार ने अपनी भूमिका निभाई है। आप किस नज़र से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? मैं इसमें गीतांजलि श्री की बातों से सहमत हूँ कि लेखन सिर्फ लेखन होता है, वो महिला लेखन और पुरुष लेखन नहीं होता। पूरी तरह सहमत हूँ। जिसमें वो मेधा है, जिसमें वो प्रतिभा है, तो वो अच्छा करेगी ही और अच्छा लिखेगी। हाँ, यह कहना कि पुरुषों में मेधा अधिक है और महिलाओं में कम है, यह सर्वथा अन्याय है। ऐसा नहीं है। महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। साहित्य की दुनिया में भी महिलाओं ने बहुत काम किया है और एकदम जिसे कहते हैं ना, पुरुष के बराबर रहकर काम किया है। बहुत क्षेत्रों में तो पुरुष से, जैसे आप सामान्य भाषा में देखिए, संवेदनशीलता लीजिए या मात्सर्य लीजिए, ममता लीजिए, निश्चित रूप से पुरुष से बेहतर है महिलाओं में। तो इसकी जब अभिव्यक्ति साहित्य में होती है तो वो विलक्षण होती है महिलाओं की, ये सत्य है। किंतु महिला लेखन और पुरुष लेखन जैसी कोई बात नहीं होती। साहित्य भावना है और वो भावनात्मक दृष्टि से महिलाओं का लेखन अधिक सफल है। यदि तुलना करना शुरू करिए, प्रतिद्वंदिता की भाव से आप देखें, नहीं, हम योगदान की चर्चा करें। नहीं, योगदान की दृष्टि से तो निश्चित रूप से उनका, महिलाओं का योगदान है ही। बिना उसके कहाँ आप आज कल्पना कर सकती हैं कि उषा किरण खान को छोड़ दें या रीता शुक्ल को छोड़ दें, मैत्रेयी पुष्पा को छोड़ दें। आप कल्पना कर सकती हैं कि साहित्य बचा रहेगा? नहीं बचा रह सकता है। इसलिए वो उतना ही योगदान है जितना एकदम बराबर, कुछ दृष्टि से देखें तो बेहतर। जी, क्योंकि जब महिला साहित्य की बात आती है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी लेखनी में कहीं ना कहीं जो एक मर्मत्व होता है, जो एक संवेदनशीलता होती है, वो झलकता है। एक लेखक ने लिखा भी है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। क्योंकि ये जो सामंजस्यता है वो बरकरार रख सकती है एक महिला। आपने बताया कि किस तरीके से सोशल मीडिया का जो प्रभाव पड़ा है आज के जो युवा साहित्यकार हैं, तो सही कहा आपने, बहुत ज़्यादा तुरंत उन्हें प्रसिद्धि चाहिए, तुरंत उन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए। तो किस नज़र से देखते हैं आप इन्हें? क्या कुछ दुष्परिणाम इसका आपको दिखता है? देखिए, कोई भी चीज़, अब जैसे एटम बम बना तो उसका अच्छा प्रभाव है एटम का, लेकिन निगेटिव भी है। तो सोशल मीडिया का यह कह देना कि सोशल मीडिया निगेटिव है पूरा, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रजातंत्र में हम लोग जीते हैं ना। प्रजातंत्र में कहते हैं ना, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते जी। वही स्थिति है। जन सामान्य में कुछ, जो जन सामान्य जो चलेगा वह, और जो कोई विशिष्ट व्यक्ति चलेगा वह, दोनों में फ़र्क है। और सोशल मीडिया एकदम जन सामान्य के रूप में बढ़ रहा है, और जो कोई उसमें से कुछ लोग कट के आते हैं, 1-2% जो अच्छा करते हैं। तो नेतृत्व इनके हाथ में रहना चाहिए, जो अच्छा है उनके हाथ में, तभी कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया का तो प्रभाव है ही, बिना प्रभाव के अब सभी आदमी स्वतंत्र है, कुछ में प्रतिभा मेधा रहती है लेकिन उसको मंच नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों के लिए तो सोशल मीडिया वरदान ही हुआ ना। जी, कोरोना काल में भी जिस तरीके से कवि सम्मेलन होना बंद हो गए थे, लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया था, वैसे में सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लोगों को जोड़ कर रखा, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा, किताबों के विजुअलिटी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और लोग एक दूसरे से जुड़ते रहे। आपको कई पुरस्कार मिले साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए, कई सम्मान से आपको नवाजा गया। चाहूँगी कि उसकी भी चर्चा करें, क्योंकि 1-2 रहता तो मैं उसकी चर्चा करती। आप खुद अपने मुख से अपने हमारे दर्शकों को बताएं। सम्मान तो मिला है, इस पर भगरैत नील रंग पर कहा ही किरण सम्मान था। मिथिला गौरव प्रतीक कंदर्पी पर सर जॉर्ज ग्रियर्सन सम्मान भारतीय साहित्यकार संसद ने दिया था। सम्मान मिला है, राधा कृष्णन सम्मान मिला,
अवंतिका से दिल्ली, जगह जगह से मिला है सम्मान। मिथिला रत्न मिला मुझको अयोध्या में, और मिथिला विभूति का सम्मान मिला दरभंगा में। सम्मान तो है, लेकिन मुझको मेरा मानना है कि वो सम्मान सबके मूल में कंदर्पी घाट है। कंदर्पी घाट पर वो काम किसी ने नहीं किया था। निश्चित रूप से वो मेरे ही भाग्य में था वो काम करना, तो उस पर काम किया था मैंने। कंदर्पी घाट ने मुझको बहुत अधिक प्रसिद्धि दी, ये सही है, और बात भी सही है। वैसे उसकी चर्चा कम हुई थी साहित्य में, तो नहीं, साहित्य में तो कुछ हुआ था, अभी इतिहास के फलक पर नहीं हुआ था। और उसको लाया, एक वृत्त चित्र भी कंदर्पी पर हमने निर्माण किया है। जी, यदि हम बात करें आने वाले दिनों में आप क्या कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा मुद्दा जिस पर आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ मुख्य काम है? देखिए, शुरू से ही मेरा रहा जिसकी कि जिन बिंदुओं पर मतैक्य न हो उस पर काम करें। जैसे महाकवि कालिदास पर किया, कंदर्पी पर काम किया। कंदर्पी पर एक श्रीधर ठाकुर थे जो आए थे, जिनके बारे में एक मिथ चला आ रहा था कि वो कर्नाटक से आए हैं, जबकि उनकी 11 पीढ़ी का बिहार और बंगाल से संबंध स्थापित हो गया है। तो इन पर काम किया मैंने। श्रीधर का समय काल निर्धारित किया, जो जैसे 1097 में कर्नाट राजवंश की स्थापना होती है, और वो सद्युक्ति कर्णामृत 1205 में लिखते हैं। तो इतने साल का अंतर, कोई आदमी यदि उस समय उनको 25 वर्ष का अभिमान है तो 133 वर्ष हो जाता है, नहीं जीवित रह सकता है। तो इसीलिए उस पर मैंने, उनका काल निर्धारण विवादास्पद था। फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु था शंकराचार्य और कालिदास, मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ। सभी लोग जानते हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से यह अप्रमाणित हो गया है। उसे प्रमाणित हम लोगों ने किया है। पंडित सहदेव झा, तारानंद वियोगी, वैद्यनाथ झा, उदयनाथ झा, अशोक, ये सब हम लोग मिल करके सब ने अपना अपना योगदान दिया। अब यह निर्धारित हो गया कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ काल्पनिक है। एक वास्तविकता यही है कि एक पुस्तक है शंकर दिग्विजय, उसमें उन्होंने मिथिला का ऐसा वर्णन किया, स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं किरांगना यत्र गिरो गिरंती, इतना बढ़िया वर्णन किया कि लोगों को वो लग गया कि अरे एकदम सही है। वो एक फिक्शन ग्रंथ है। उसमें शंकराचार्य से 200 वर्ष पहले बाण हर्षवर्धन के समकालीन थे, 606 से 647 उनका, और शंकराचार्य के 200 वर्ष बाद उदयनाचार्य का शास्त्रार्थ दिखाया है। कोई आदमी 32 वर्ष जीता है और 200 वर्ष पहले और 200 वर्ष बाद के आदमी से शास्त्रार्थ आमने सामने बैठकर नहीं कर सकता है। ये पुस्तकीय बात थी। मुझे आपकी लेखनी में ऐसा क्यों दिख रहा है रंगनाथ सर कि कई ऐसी किंवदंतियाँ हैं, कई ऐसी कहानियाँ हैं जिनको अपने शोध के माध्यम से आपने सही साबित करने की कोशिश की है, तो क्या कुछ ऐसा है क्या? नहीं, किंवदंतियाँ सारी सत्य नहीं हो सकती है। मैंने उसमें जो मूल्यांकन किया है, कालिदास और विक्रमादित्य के संबंध में जितनी किंवदंतियाँ हैं, जनश्रुतियाँ हैं, उनसे किंचित भी कम कालिदास और भोज के विषय में नहीं है। तो भोज का समय तो बहुत हाल का है। मन किसी भी परिस्थिति में 7वीं शताब्दी से पूर्व उनको नहीं रखा जा सकता है। तो जैसे भर्तृहरि के बारे में है ना कि भर्तृहरि के विक्रमादित्य अनुज थे, अरे विक्रमादित्य भर्तृहरि के अनुज थे, तो नहीं रखा जा सकता। शोध का वैज्ञानिक विश्लेषण ये किंवदंतियों का आवश्यक होता है। यदि आपको लगता है कि एक दृष्टि चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि चाहिए, यदि लगता है कि उन निक्सों पर कस करके देखने से लगता है कि नहीं ये सत्य है, तभी उसको मैं मानता हूँ, ऐसे नहीं मानता हूँ। जी, किंवदंतियों पर शोध करने का काम आपने हाँ, किंवदंतियाँ बिना शोध के नहीं संभव है। हाँ, ये बात है कि नहीं मूला जनश्रुति एक बात है कि उसमें एकदम निर्मूल नहीं होती है, नो स्मोक विदाउट फायर, जहाँ, लेकिन उस पर आपको खोजना पड़ेगा कि उसमें
सत्य क्या है। एक ही बात जब एक मुंह से दूसरे मुंह जाती है, दूसरे से तीसरे जाती है, तो उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। और वो परिवर्तन जब आ जाता है तो उसको वो किंवदंती बनती है उसी से। उस पर आपको मूल तक पहुंचना, यही वैज्ञानिक दृष्टि है और इसी का नाम शोध है। जी, जब चूँकि हमारे दर्शक हैं ये सोच भी रहे होंगे कि किंवदंती, दरअसल किंवदंती वो है जो आपको किताबों में मिल जाएगी कि ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा कहा गया है उस पर शोध किया रंगनाथ जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका DD बिहार की तरफ से कि आपने अपना समय निकाला और बिहार बिहान के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूरदर्शन के स्टूडियो आए। रंगनाथ दिवाकर जी, आपको साहित्य के क्षेत्र में जाना जाता है इस नाम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू, और धन्यवाद। दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप साहित्य की दिशा में ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ें और आपकी कई किताबें प्रकाशित हो जो हमारे दर्शक देख सके, पढ़ सके। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे रंगनाथ चौधरी जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी राय देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया हम तक भेजना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा एड्रेस। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। और बिहार बिहान की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।